नमस्कार, मैं प्रशांत सोनी। आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। देश में जारी कोरोना वायरस के चलते स्थिति लगातार भयावह होते जा रही है। देश में 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। वहीं मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर में लगातार इजाफा होते रहा है। मृत्यु दर 24 घंटे में हर दिन 3,500 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। देश में कहीं ना कहीं रात्रि हिमाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आपको बता दें, ऑक्सीजन से लगातार देश में हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी तरफ आईसीयू बेड नहीं है तो एक तरफ रेमडेसिविर की कमी साफ नजर आती है। वहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी अपने चरम पर है। वहीं आपको बता दें कि इलेक्शन का दौर भी अब खत्म हो चुका है। ऐसे में अब नतीजों का दौर शुरू हो गया है। एग्जिट पोल भी अब सामने आने लगे हैं। हमारे पास 5 राज्यों के एग्जिट पोल मौजूद हैं। एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल के हों, तमिलनाडु के हों, केरला के हों या हो पौंडीचेरी के। इन मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के महासचिव सीताराम लांबा जी। लांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टुडे। थैंक यू प्रशांत। लांबा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि कांग्रेस अपने राज्यों में क्या बड़े कदम उठा रही है कोरोना से मात पाने में, और क्या ये बड़े कदम साबित हो भी रहे हैं या यह भी एक जुमला है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा, मैं आपके माध्यम से जो जिन लाखों लोगों ने कोरोना की इस महामारी में सरकारों की बदइंतजामी के कारण अपनी जिंदगी गंवाई है भारत जैसे एक महान देश में, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि बेवजह सिर्फ सरकारों की लापरवाही से और खास तौर पर पिछले 1 साल में जो केंद्र सरकार की बदइंतजामी है और नासमझी है, सिर्फ अपनी बात चलाना और दूसरों की बात ना सुनना, ये हमेशा पूरी दुनिया में घाटे का सौदा रहा है और यही भारत ने भुगता है। तो मैं उन लाखों लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवाई, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और दूसरा, जो आपने कहा कि जहां पर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर क्या इंतजामात हैं, तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि जहां पर भी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वो सीमित संसाधनों में, क्योंकि जितने संसाधन हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है चाहे दवाइयां हैं, उनका सेंट्रलाइज जो सिस्टम किया है मोदी सरकार ने। उन्होंने केंद्रों को दवाइयां, जो राज्यों को दवाइयां, जो फेडरल सिस्टम में राज्यों की अपनी शक्तियां होती है, पर जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, भारत का संविधान और जो हमारा संघीय ढांचा है, इसको नुकसान पहुंचाते हुए संघियों को जो संघ, हमारे जो संघ के राज्य हैं, उनको कमजोर किया गया। उनको जो अधिकार, उनको हक मिलने चाहिए थे, वो हक नहीं मिले, और न उनको दवाइयां मिली, न ऑक्सीजन मिली, न ही उनको बराबर तौर पर वेंटिलेटर मिले। फिर भी मैं राजस्थान का उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे राजस्थान सबसे पहला राज्य था जिसने अभी दोबारा से लॉकडाउन भी उन्होंने शुरू किया। उसके बाद अशोक गहलोत जी ने जो फ्री वैक्सीनेशन की बात उन्होंने की, उसके अलावा जो अभी एक चिरंजीव योजना उन्होंने लागू की, जिसमें हर एक नागरिक, राजस्थान का नागरिक जिसको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, 5 लाख रुपए तक का उसका स्वास्थ्य बीमा हो रहा है। हॉस्पिटलों में हर दिन बहुत सीमित संसाधन, जो मैंने कहा, केंद्र ने बिल्कुल दिए नहीं है जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उनको, फिर भी उनमें बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की गई है और कर रहे हैं। लांबा जी, आप चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो। जी कंप्लीट कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, चाहे वो मैं कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ हो, जहां भूपेश बघेल जी ने जो रायपुर सबसे ज्यादा एक कंटोनमेंट जोन था, सबसे बड़ा जोन था, उसको उन्होंने काबू किया। और पूरा एक स्टेडियम आप देखो, वहां पर उन्होंने एक नया कोविड सेंटर बनाया जो विश्व के लिए, भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए मिसाल है। बहुत कम समय में उन्होंने किया। ऐसे ही चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में हमारी जो गठबंधन की सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पंजाब में काम किया। तो हम काम बिल्कुल कर रहे हैं। और कांग्रेस जैसा आदरणीय राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी, हमेशा उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर सेवा है और मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, राजनीति तो होती रहेगी। तो सेवा का काम कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें निरंतर कर रही है। लांबा जी, लगातार आप केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इस टक्कर में आम आदमी कहीं ना कहीं पिस रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक साथ आके राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार के साथ आके काम करना चाहिए और ये स्थिति को संभाल लेना चाहिए? ऐसे में कहां तक सियासत करना जरूरी है? प्रशांत, इसमें जो सबसे बड़ी समझने वाली चीज है वो ये है, जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा, कि भारत का जो संविधान है और भारत का जो ढांचा है वो संघीय ढांचा है, जिसमें केंद्र और राज्यों की अलग अलग शक्तियां हैं, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं अपने नागरिकों के लिए। पर जब से, ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है 2014 के बाद, निरंतर इस देश का जो संघीय ढांचा है, राज्य कमजोर हुए हैं। चाहे वो जीएसटी का मामला हो, हर चीज में राज्य केंद्र के ऊपर आश्रित हो चुके। आप इसको समझो तो राज्य चाहते हुए भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो सारे इंतजाम नहीं कर सकते जो एक आपदा में हो सकते हैं। एक रेगुलर प्रोसेस में जो चीजें होती हैं उनको राज्य कर सकते हैं, पर जब आपदा आती है तो बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है जिन पर केंद्र सरकार ने कब्जा कर रखा है। तो मैं एकदम सही सहमत हूं आपकी बात से कि आम जनता इसमें पिस रही है, पर केंद्र सरकार को ये समझने की बात है कि हम एक संघीय ढांचे में रहते हैं जहां पर हर किसी का अपना मूल्य है, हर किसी के अपने अधिकार हैं, उनको उनको पोषित करना चाहिए, न कि सेंट्रलाइज शक्तियों को करना चाहिए। तो मैंने बार बार ये कहा है कि केंद्र की सरकार को जो संवैधानिक शक्तियां राज्यों के पास है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य, बीजेपी शासित राज्यों ने तो स्वयं को समर्पित ही कर दिया, चाहे उसकी जनता मरती है या जीती है, अपने आप को समर्पित कर दिया। जो मोदी जी कहेंगे वो सही है, और मोदी जी ने इतने मूर्खतापूर्ण, माफ कीजिए, प्रधानमंत्री हैं हमारे, फिर भी ये पूरी दुनिया मानती है इस बात को। आज पूरी दुनिया में हमारी भारत की छवि क्या हो गई आप भी देख सकते हैं। और उस सब के दौरान बिल्कुल आंख बंद करके वो बैठे हैं। राज्यों को के पास कोई, उनके पास संसाधन नहीं। आज राज्य हर चीज के लिए केंद्र की तरफ देखते हैं। तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है प्रशांत, के ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लामा जी, आपने केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया। चलिए मानते हैं अगर केंद्र सरकार काम नहीं कर पा रही है, अगर ये मान लें कि अगर कांग्रेस अभी सत्ता में होती तो कांग्रेस का क्या नेशनल प्लान होता ये महामारी से लड़ने के लिए? क्या अभी के जो हालात है वो उस समय भी होते या कांग्रेस के पास कुछ और अलग प्लान है ये महामारी से लड़ने के लिए? बहुत सही सवाल पूछा है आपने, बहुत सही सवाल पूछा है, और मैं थोड़ा सा इसमें शुरुआत से जाना चाहता हूँ। प्रशांत, कोई भी आपदा वो एक प्राकृतिक आपदा होती है। प्रकृति लेकर आई है, कोरोना भी कोई ये नहीं है कि हम लेकर आए, पर उसको संभालने का काम सरकारों का होता है। उसको किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, किस तरीके से उसको किस रास्ते पर लेकर जाना है, कैसे अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है, कैसे अपने देश को बचाना है, ये काम सरकारों का होता है। आजादी से पहले बंगाल में अकाल पड़ा, लगभग 30 लाख लोग अकाल से मारे गए। अकाल प्राकृतिक था, प्रकृति इस देश में लेकर आई, बंगाल में लेकर आई, पर चर्चिल ने और अंग्रेजों का शासन था, उनकी गलत नीतियों के कारण वो आपदा बनी और 30 लाख लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई। तो आप उसको प्राकृतिक कहोगे या फिर मैन मेड डिजास्टर कहोगे? पहला सवाल मेरा एक इस देश के लोगों से भी है और आपसे भी ये सवाल, ठीक है। दूसरा, कोरोना इस देश में आया और 2020 में जनवरी में 30 जनवरी को पहला केस आया। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया और कहा सरकारों को जागना चाहिए, केंद्र सरकार को सीरियस लेना चाहिए और इसके ऊपर तुरंत कुछ ना कुछ नीति बनानी चाहिए। लांबा जी, आपने केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आए हमारे स्वास्थ्य। जी जी, पूरी कर मेरी लीजिए। आवाज आ रही है आपको? ये जी लांबा जी, आ रही है आपकी आवाज, पूरी कर लीजिए अपनी बात। तो आपका जो सवाल है मैं उसी पर जा रहा हूँ, जी आपका सवाल की पृष्ठभूमि से जा रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया और इस देश के लोगों को बताया, इस देश की सरकार को बताया कि कोरोना आने वाला है, आपको जागना चाहिए। केंद्र के मंत्री आते हैं, वो कहते हैं हम सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनिंग करेंगे। 1 महीने में
लगभग 76 लाख लोग पूरी दुनिया से इंटरनेशनल फ्लाइट से आए, सिर्फ 15 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई। फिर राहुल जी ने कहा सुनामी आने वाली है, आप इसको समझो, इसके लिए कार्य करो। केंद्र की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने अनसुना किया। सर, जैसे कि आपने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही केंद्र को बता दिया था कि यह महामारी आने वाली है, तो सर ऐसे आपके राज्य महाराष्ट्र में अभी लगातार 67,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। तो सर पहले तो कांग्रेस को अपने राज्यों पे ध्यान देना चाहिए कि वहां पे भी तो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे पहले कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद केंद्र को सलाह देनी चाहिए। ऐसा आपको नहीं लगता? देखो, कोई भी बीमारी है उसका सिम्टम पता करते हैं, फिर उसकी जांच करते हैं, फिर उसकी दवाई देते हैं, यही सिस्टम है। बिल्कुल। तो जब बीमारी आई, मेरा ही कहने का मतलब है प्रशांत, जब बीमारी आई, अब आ चुकी है, तब उसको हैंडल करना अपना अलग तरीका होता है। और जब आ रही थी तब उसको कैसे हैंडल किया जाता वो इम्पोर्टेंट था। आप समझ रहे हो इस बात? यस सर, यस सर। अगर जब आ रही थी और अगर हमारी सरकार, आपने कहा अगर आपकी सरकार होती तो क्या होता, अगर हमारी सरकार होती तो आज ये बिल्कुल दिन नहीं देखने पड़ते जो पिछले 1 साल में बीता। जिस तरह का पलायन हुआ, जिस तरह से लाखों लोग, करोड़ों लोग, मैं कहता हूं सड़कों पर जिस तरह से निकल पड़े, जिस तरह से करोड़ों लोग प्रभावित हुए, आर्थिक मंदी में हम डूब गए, और आज दूसरी लहर आई, वो स्थितियां ही नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि हमारे पास हमारा वो नेतृत्व है जो स्थितियों को पहचान सकता है और वो उन पर सहमति से काम करने की शक्ति रखता है। पहली बात तो ये। आज दूसरी बात आप महाराष्ट्र की कर रहे हो। आज ऑलरेडी इस देश के हालात नरेंद्र मोदी जी ने इतने खराब कर दिए कि आप कहाँ किसको रोकोगे, आप समझाओ मुझे। जब एक बार बीमारी देश में आ चुकी, जब एक बार सब जगह वो फैल चुकी, आप बहुत दिन तक लॉकडाउन नहीं कर सकते। और लॉकडाउन भी इस तरह से किया गया कि देश टूट गया, और उसके लिए राज्य जितना कर सकते थे उन्होंने संबल देने की कोशिश की। और जब वापस आप देखो, अगर लॉकडाउन ही इलाज है फिर तो कोई इलाज नहीं है। टाइम पर अगर किया जाता तो वो ये स्थिति भी नहीं होती। पर एक तरफ तो लॉकडाउन है, एक तरफ भूख से मरते हुए इस देश के लोग हैं, तो दोनों के बीच का एक रास्ता निकालना था। और बस यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी समय रहते आंख खोलकर जागते रहते तो आज देश के हालात ये नहीं होते। चाहे वो आज आप महाराष्ट्र की बात करो, चाहे वो आप आने वाले वक्त में बंगाल, असम और जहां राज्यों में चुनाव इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की है, वहां आप देखो। अभी तो हालात देखना, बंगाल के क्या हालात होंगे जो इन्होंने वहां पर जाकर किया है, उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये चीजें। सर आपने रैलियों की बात की कि रैलियों में जैसे भीड़ उमड़ी थी, तो 1 साल से चलिए कोरोना हमने संभाल लिया, 1 साल बाद सरकारें सारी सो गई कि नहीं अब कोरोना नहीं आएगा, हम कोरोना से जीत गए हैं। चाहे अब राहुल गांधी की भी बात कर लें, राहुल गांधी भी पौंडीचेरी में जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जाके खाना खा रहे हैं, तब राहुल गांधी को नहीं पता था कि कोरोना महामारी बढ़ने वाली है। तो ऐसे में राहुल गांधी भी पहले इलेक्शन कैंसिल कर देते। बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी कहा कि जब सामने आता कोई रोग आता है तब हम उसकी जांच करते हैं और तब उसका इलाज करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? इस देश में पहली लहर के बाद एक बहुत शांति की स्थिति आई, जनजीवन सामान्य हो गया और सबको लग रहा था कि चीजें अब ठीक हैं। फिर भी राहुल गांधी जी ने बार बार ये कहा कि आप प्रोटोकॉल करिए, आप मास्क लगाइए और कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। उसके बाद राहुल जी ने जो चीजें नॉर्मल हुई उसके बाद वो गए। आप देखो, एक भी आप मेरे ख्याल से कोई उनकी ऐसी लोगों में मीटिंग नहीं है जिसमें वो मास्क लगाए हुए नहीं है। वो लोगों को कह नहीं रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क रखो, बहुत जरूरी है, एहतियात बहुत जरूरी है। लोगों से मिलना जुलना रखा और उस हिसाब से उन्होंने छोटी गैदरिंग में, बहुत कम लोगों में उन्होंने अपनी बातें रखी। आप देखो, जितने भी चाहे साउथ के जितनी बड़ी वो रही होंगी, उनमें राहुल जी ने इंटरेक्शन रखा और छोटे उसमें इंटरेक्शन रखा, बातचीत का उन्होंने माध्यम रखा, ना कि बड़ी रैलियां बसें भर के आ रही हैं और बुरे हाल हो रहे हैं। ये बिल्कुल एक जगह भी नहीं हुआ। दूसरा, जब उनको लगा कि दूसरी जो ये वेव आई है और बुरे हालात हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि इस देश के हालात, हम राजनीतिक दल हैं, हमें राजनीति करनी है,
पर कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश के लोग महत्वपूर्ण है। सत्ता अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, इस देश के लोग रहने चाहिए। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल भी एक भी सभा में जाऊंगा नहीं। उन्होंने पहले भी ये सभाएं अपनी कैंसिल की, केरला की भी आखिरी सभा उन्होंने कैंसिल की। प्रियंका गांधी जी ने भी अपनी सभा कैंसिल की और उन्होंने कहा कि हालात खराब है, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। तो आप ये देखो कि दो चीजें हैं, दो पार्टियां हैं, दो विचारधाराएं हैं। एक कहती है हमारे लिए लोग महत्वपूर्ण हैं, सरकारें और जो सत्ता है आती जाती रहती है, इस देश के लोग रहने चाहिए। दूसरे कहते हैं लोग मरे तो मरे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सत्ता में काबिज होना है। तो ये बुनियादी फर्क है जिसको इस देश के लोगों को समझना चाहिए। हम ये समझते हैं, इस देश में राहुल गांधी जी ये समझते हैं, कांग्रेस ये समझती है कि लोग बहुत जरूरी हैं, लोगों की को जिंदा रहना जरूरी है, लोगों को चलना जरूरी है, उनका खाना जरूरी है, उनका चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, जो ताना बाना है वो हमेशा मजबूत रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। बाकी सत्ता तो अपनी जगह है, इस देश के लोग अपने आप समझते हैं और करेंगे जो भी फैसला उनको करना है, जनादेश जो होगा। लांबा जी, आपने कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी और लोगों को बचाना पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या अब कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ आकर एक होकर क्या काम करेगी या अभी भी सियासत का दौर जारी रहेगा? ये कहना चाहिए हर मुश्किल वक्त में कांग्रेस पार्टी, चाहे आर्थिक मंदी आई, सरदार मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जाके खड़े हुए, उन्होंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने सुझाव दिए आपको इस तरह से चलना चाहिए। बीमारी आई, राहुल गांधी जी ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हर वक्त ये कहा लोगों की सेवा करनी है, सियासत नहीं करनी है, सरकार को जागना चाहिए, काम करना चाहिए। और ये हमारी सलाहें हैं, हर वक्त उन्होंने सलाह दी कि इस देश के लिए क्या करना चाहिए। आज हम चाइना से लड़ रहे हैं, सारा देश और प्रधानमंत्री आंखें बंद करके सो रहे हैं। आप ये देखना आने वाले वक्त में इस चीज का जवाब दिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। आज राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं बोल रहा, ये मैं आपको आगे से बोल रहा हूँ प्रशांत। एक दिन हम दोबारा से शायद इस डिबेट में इसमें बात करेंगे, इंटरव्यू में कभी। पर ये याद रखना आप कि सरकार को जितना चेताने का काम और सरकार को सहयोग करने का काम जितना कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने किया, शायद पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी में कोई किसी ने किया होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, तो जैसे कि हमने पिछले साल देखा कि किसान आंदोलन की ही बात ले लें या हाथरस कांड की अगर हम बात ले लें, तो उस समय पे भी कोरोना जारी था, लेकिन तब प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, उन्होंने ये कोरोना को नहीं देखते हुए तब भी बड़ी बड़ी रैलियों में भाग लिया और मोर्चा निकाला, सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हाथापाई की। तो आपको लगता है कहां तक ये सही है कि ऐसे महामारी के दौर पर आप इतने सारे लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आप बदसलूकी कर रहे हैं, ये कहां तक सही है? पहले तो सवाल ये प्रशांत के आप मेरे सामने जैसे उस तरफ और मैं इस तरफ हूं, उसी तरह के उस तरफ अन्याय और इस तरफ न्याय है। ये मेरे ख्याल से आपका ये कहना कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हाथापाई की, अगर आप मीडिया के आदमी हो, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी लगते हो, देखते हो चीजों को, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस धक्का मार रही है या ये सिक्योरिटी फोर्सेस को धक्का मार रहे हैं? थोड़ा समझो इस चीज को, आंखें खुली रखो। पत्रकार होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि किस तरफ से, ऊपर से देखना चाहिए, इस तरफ से नहीं देखना चाहिए प्रशांत, पहली बात। और दूसरी बात, इस देश में जहां भी अन्याय होगा उसके खिलाफ अपनी जान की परवाह किए बिना, ना राहुल गांधी की दादी ने अपनी जान की परवाह की, ना राहुल गांधी प्रियंका गांधी के पिता ने अपनी जान की परवाह की तो इस देश के लोगों की परवाह की। आपको इन चीजों को समझना होगा। अगर अन्याय हो रहा है तो हम लड़ेंगे, और ये सीधा क्लियर मैसेज आज का नहीं है, ये विरासत का मैसेज है, क्लियर मैसेज है कांग्रेस पार्टी का। अगर अन्याय होगा, हम हमारी जिंदगियों से ऊपर लोगों के लिए, इस देश की जो मैंने शुरुआत में कही बात, हमारे लिए इस देश के लोग महत्वपूर्ण हैं। हमारी जिंदगियां और सत्ता दोनों शायद दूसरी जगह आती हैं, पर इस देश के लोग जरूरी हैं, इस देश के लोगों के को न्याय मिलना चाहिए। हाथरस की बेटी के साथ अगर ये हुआ और आप अगर उस
पैमाने पर तोलते हो प्रशांत, तो मुझे आपकी पत्रकारिता के ऊपर भी थोड़ा शक होता है कि यार किस तरह की पत्रकारिता करते हो। माफी चाहता हूँ भाई। नहीं सर, कोई बात नहीं। सर अभी इलेक्शंस की बात करते हैं, तो अगर हम पौंडीचेरी की बात करें तो राहुल गांधी ने सभाएं की, रैलियां की, लोगों के साथ खाना खाया, लोग भी काफी खुश नजर आ रहे थे राहुल गांधी से, देखने में आया था राहुल गांधी से काफी खुश। एक बेटी की वीडियो भी हमने देखी थी, उनने बहुत तारीफ की थी राहुल गांधी की। लेकिन अभी दूसरी ओर एग्जिट पोल भी आ गए हैं, तो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को मात्र 10 से 12 सीटें मिल रही हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 16 से 20 सीटें। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का वो दबदबा है जो पौंडीचेरी में खास करके, अब वो कम नजर आ रहा है? बस एक चीज, जो लिस्ट आए, मुझे नहीं पता सरकार किसकी बनने वाली है। मैं यहाँ आदिवासियों में हूँ और मैं टीवी देखता भी नहीं। ये मैंने पिछले 2 3 4 5 साल से टीवी देखना बंद कर दिया प्रशांत, तो मुझे ना ही इन चीजों पर ज्यादा भरोसा भी है। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो लिस्ट आए, अगर बीजेपी की भी सरकार बनती है और जो लिस्ट आएगी उसमें पढ़ना कि कितने कांग्रेस के एमएलए हैं, तुम्हें पता, अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा। जहाँ बीजेपी है ही नहीं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जो आज भारत कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, वो कांग्रेस युक्त भाजपा है। हर दूसरा नेता कांग्रेस का, हर दूसरा नेता दूसरी पार्टी का, वो कैसे खरीदते हैं या कैसे ले जाते हैं वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। उन्हें आदमी नहीं है भाई, कहां से लाएंगे? समझ रहे हैं बात? तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, नॉट डेमोक्रेसी। तो इसको क्या नाम दोगे वो तो आप लोग देना नाम, पर ये डेमोक्रेसी नहीं है। और जिस तरह की राजनीति की शुरुआत इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये कहाँ लेकर जाएगी ये तो वक्त तय करेगा। और हम इसके खिलाफ हर वक्त लड़ेंगे जरूर, चाहे कीमत जो हो। सर अगर हम बंगाल की बात करें लांबा जी, तो क्या लगता है बंगाल में कांग्रेस कहाँ पे कम पड़ गई? वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी काफी टक्कर दी है टीएमसी के साथ में, लेकिन कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस एक तरफा हमें नजर आ रही है पूरी तरह से। तो कहाँ पे कांग्रेस की कमी रह गई बंगाल में? देखिए, एक संगठन की बात होती है और मुझे इसको स्वीकार करने में कोई बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि संगठन कमजोर है। और काफी लंबे वक्त से संगठन में, चाहे क्योंकि आज जो बड़े बड़े पिलर्स भी दिखते हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही निकल कर गए हैं, चाहे ममता बनर्जी खुद कांग्रेस पार्टी की हमारी एक बहुत बड़ी पिलर थी। तो चीजें कई बार राजनीति में अपना अलग मोड़ लेती हैं, पर आने वाले वक्त में अगर संगठन पर हम लगातार काम कर भी रहे हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो और नीचे स्तर पर हर संगठन, तो वक्त लगता है चीजें बनने में, तो चीजें बनेंगी और कांग्रेस भी अपना मुकाम हमेशा, क्योंकि आप ये देखो कि जो भी व्यक्ति बात करता है, चाहे वो किसी धर्म की बात करता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी करती हो या किसी जमाने में मुस्लिम लीग या आज उनके भारतीय जनता पार्टी की वो जो बी टीम है ओबीसी, और वो सब लोग अलग अलग धर्मों की बात करके वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। कोई कास्ट का ध्रुवीकरण करता है, कोई वर्ग का ध्रुवीकरण करता है। इस दौरान में इस देश में सिर्फ कांग्रेस अकेली पार्टी है जो सबकी बात करती है। और आप ये समझो कि इस देश के लोग पिछले 7-8 साल से तो कम से कम इस स्थिति में नहीं है कि जो सबकी बात कर रहा है उसको समझ पा रहे हैं। और किस तरह से लोगों के दिमागों को भ्रमित किया जा रहा है वो आपके और हमारे सामने। पर ये जरूर है कि वो वक्त जरूर जल्दी आने वाला है राहुल जी के नेतृत्व में कि लोग वापस समझेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस से हम मिलकर कहेंगे कि इंडिया इज बैक। आज इंडिया नहीं बचा है। जो भारत की आत्मा है, जो भारत दिखता है, वो आज भारत नहीं बचा है। तो अगर उसको बचाना है तो फिर कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है संगठन के तौर पर हम बहुत जगह कमजोर हों, और बंगाल भी एक वही जगह है कि हम संगठन के तौर पर वहां कमजोर हैं। पर आने वाला वक्त, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी 45 सीट्स पर थी, अब इस चुनाव में देखते हैं कहाँ हम पहुंचते हैं, पर कांग्रेस है वहां पर लोग। लांबा जी, देखने में यह आया है कि आम और खास में लगातार फर्क किया जा रहा है। आम आदमी के लिए जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है,
वहीं खास लोगों के लिए हम, खास करके जजों के लिए हम 5 स्टार होटलों में बेड का इंतजाम कर रहे हैं। तो कहां तक ये सिलसिला चलता रहेगा आम और खास का? कब हम आम आदमियों के लिए काम करेंगे, आम लोगों के लिए काम करेंगे? देखो प्रशांत, जो मैंने अभी शुरू में बात की ये वही बात है, ये सोच की बात है कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के लिए हर कोई महत्वपूर्ण है, और जो लोग हैं जो आज सत्ता में काबिज हैं उन लोगों के लिए कुछ लोग मायने रखते हैं। वो आज से नहीं है, वो हमेशा से। ऊंचे वर्ग के लोग, ऊंची जाति के लोग, ऊंचे धर्म के लोग, ऊंचे कर्म के लोग जो ऊंचा काम करते हैं वो अलग हैं। हम अलग श्रेष्ठ हैं और दूसरे नीचे हैं। ये आज से नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मनुस्मृति की बात करते होंगे या फिर बहुत पहले से। ये चीजें उनके जहन में है, बंधी हुई है। तो जब तक वो लोग सत्ता में है, मैं नहीं समझता कि आम आदमी का कोई सुनेगा। भाई तेरा मेरा तो भाई कोई नहीं सुनने वाला। और जो खास लोगों के लिए खास लोगों की सरकार है, तो वो आपके सामने है, चाहे जजों की बात हो, चाहे बिजनेसमैन हो, क्योंकि हम दो और हमारे दो की सरकार में तो वही खास है भाई। जी सर, आपने सरकार की बात की, तो राजस्थान में आपकी सरकार है। राजस्थान में ऐसे केस सामने आ रहे हैं जहां पे 4-4, 5-5 मरीज बिना ऑक्सीजन के मर जा रहे हैं। ऐसा हमारा देश है भारत, जहां पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्रियंका गांधी भी कहती है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में राजस्थान में लोग बिना ऑक्सीजन के मर क्यों रहे हैं? नहीं भाई, राजस्थान में हर दिन बहुत मौतें हो रही हैं, खास करके ऑक्सीजन से। और मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ, हर चीज पर कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। राजस्थान को आज अगर 500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, हमारे पास सिर्फ 256 मेट्रिक टन ऑक्सीजन है। बातों से ऑक्सीजन नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी जी के कह देने से, या स्वास्थ्य मंत्री के कह देने से, या रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के कह देने से ऑक्सीजन नहीं बन रही। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉटमेंट करती है, ना इंजेक्शन है, दवाइयां हैं, ना वैक्सीन है, ना ऑक्सीजन है। जितनी जरूरत है आप ये देखो, उसका आधा हमारे को सप्लाई मिल रहा है। तो फिर कहाँ ऑक्सीजन होगी? मैं ये आपसे, आपके माध्यम से भी ये लोगों से, आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये भारत का हमारा फेडरल सिस्टम है। इसमें राज्यों की भी शक्तियां होती हैं केंद्र की जैसी। पर पिछले 7-8 साल में नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है, देश का संघीय ढांचा तोड़ दिया गया है, सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया गया। हर चीज के लिए राज्यों को केंद्र के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई राज्य, कुछ है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी और उनके 2-3 दोस्तों के पास है, स्टेट्स के पास कुछ भी नहीं है। तो बिना ऑक्सीजन के, बिना रिसोर्सेज के जितना कर सकते हैं राज्य वो कर रहे हैं। जितना राज्य, क्योंकि हर एक, मैं समझता हूं कि अशोक गहलोत जी, राजस्थान की आप बार बार बात कर रहे हो, अशोक गहलोत जी की सरकार है। जब अकाल यहाँ पड़ा तो पशु पक्षियों का भी ध्यान रखा जाता है, इंसानों का नहीं। ऐसी गवर्नेंस राजस्थान की है। तो इंसान के लिए तो उनके दिल में कितना दर्द है, आप ये देखो। आज वो कोविड के खुद पेशेंट हैं, उनको, वो संक्रमित हैं कोविड से, फिर भी आप उनके ट्वीट उठाकर देखो, उनके काम देखो, वो दिन में 17-18 घंटे लगातार बात करते हैं, काम कर रहे हैं। तो राजस्थान में हर वक्त हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, पर रिसोर्सेज नहीं है। तो रिसोर्सेज के बिना तो चीजें बहुत, मैं समझता हूँ कि इस देश को अलग दिशा में ले जाया गया है। जी प्रशांत। लामा जी, केंद्र सरकार का कहना है कि राजस्थान को 205 मीट्रिक टन की जरूरत है ऑक्सीजन की, और हम 205 दे भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लगातार वैक्सीन की कमी नजर आ रही है, जहां पे इतना बड़ा जंबो अस्पताल बनाया हुआ है वैक्सीन के लिए। रोज, हर दिन रिकॉर्ड है महाराष्ट्र का कि वैक्सीन लगाने का। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र के पास वैक्सीन ही नहीं है, और लोग, जो बूढ़े लोग हैं, 40 से ऊपर के जो लोग हैं, उनको रोज आना पड़ रहा है वैक्सीन सेंटर में। बीएमसी से दरकार लगा रहे हैं कि हमें वैक्सीन दे दो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कब तक ये वैक्सीनेशन की जो समस्या है ये पूरी खत्म हो पाएगी? देखो, 2-3 चीजें हैं प्रशांत जी। पहला तो, दो जो हमारी वैक्सीन हैं वो इंडिया की हैं,
वो कितनी आपूर्ति कर रही हैं वो हमें देखना होगा। ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोगों को वैक्सीन नहीं दी और उसको पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वाहवाही लूटने का काम शुरू कर रहे थे। दूसरा, वैक्सीन के जो दोनों ही की कीमत की गई, इस देश में एक देश है, ये एक झंडा, एक धर्म, सबकी बड़ी बड़ी बातें एक लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग। उसमें वैक्सीन की 3 कीमत है। आम आदमी ले रहा है उसकी अलग कीमत है, केंद्र सरकार को मिल रही है अलग कीमत है, राज्य सरकारों को मिल रही है अलग कीमत। कैसे देश में रह रहे हैं, कैसे वैक्सीन लोगों को मिलेगी? दूसरा, मैं फिर कहना चाहता हूँ, हर चीज पर कंट्रोल है, तो कैसे वो उनकी मर्जी है, मध्य प्रदेश को ज्यादा दे रहे हैं या हरियाणा को ज्यादा दे रहे हैं, राजस्थान को नहीं दे रहे। वो जो बीजेपी के शासित प्रदेश हैं उनको पूरा रिसोर्सेज दे रहे हैं जो कांग्रेस के सबके सामने है। दूसरा, विदेशों से जो दूसरे भी वैक्सीन है, अगर आपके पास पूरी वैक्सीन नहीं है तो आपको आयात करनी चाहिए। आपके लिए देश के लोग महत्वपूर्ण है या जो 2-3 लोगों को उनकी जेबें भरना बहुत जरूरी है? ये समझने की बात है। हर वक्त व्यापार नहीं होता, हर वक्त व्यापार नहीं होता है। इस देश के लोगों को छल नहीं सकते, या तो देश ही बचेगा या वो 2-3 लोग ही बचेंगे। तो ये जब तक नरेंद्र मोदी जी के आंख की पट्टी, उनकी खैर पट्टी तो खुली हुई है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और अपने दोस्तों का कितना भला कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इनको कभी भी इस देश के लोगों की नहीं पड़ी है। क्योंकि इनको पता है जब भी चुनाव होंगे तो उनको हिंदू और मुसलमान की बात करनी है। उनको पता है कि जब भी चुनाव होंगे उनको ब्राह्मण, राजपूत, जाट, क्षत्रिय, दलित की बात करनी है। तो उनको पता है एजेंडा, इस देश के लोगों को क्या देना है उनको पता है। वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि हम मंदिर मस्जिद की बात करके अपना काम कर लेंगे। तो बहुत ही विचित्र स्थिति में हम जी रहे हैं, जहां वैक्सीन की जरूरत है वहां सिर्फ बातें हैं, वादे हैं, जुमले हैं। बुरे हाल है भाई। तो लांबा जी, आपको लगता है कि 2024 में किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है आपको? राहुल गांधी आएंगे ऐसा लगता है आपको? मुझे नहीं लगता, इस देश के लोगों को भी लगता है। आज जो सरकार है वो फेल हो गई, आज जो सरकार वो फेल हो गई। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये देश के लोग भोले हैं, मूर्ख नहीं है। उनको बरगला सकते हैं, उनको, मैंने भी कहा कि धर्म जाति बांट के उनको काम कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा मूर्ख नहीं बना सकते। तो 2024 तो हमारा, इस देश का है। हम ये नहीं कहते कांग्रेस का है या हमारा है या राहुल जी का है, इस देश के लोगों का है, बचने का है, वापस खड़ा होकर चलने का है। और आज राहुल गांधी जी के अलावा कोई दूसरा सहारा या कोई लाइट हाउस दिखती नहीं है जो रोशनी दिखाए, जो रास्ता दिखाए भटके हुए देश को कि आपको कहाँ जाना है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि 2024 में इस देश के लोग कहेंगे कि हम वापस आ गए, इंडिया इज बैक। बहुत जरूरी है। लांबा जी, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि हु स्टॉप दी बस? अब हो गया, राजनीति हो गई, सब चीजें हो गई, केंद्र सरकार आ गई, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब मेन सवाल यही है, आम लोगों का सवाल है कि हु स्टॉप दी बस? कब ये कोरोना काल खत्म होगा और कब राजनेता एक साथ आकर काम करेंगे? बहुत ही जायज सवाल है प्रशांत जी आपका, और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस देश की हर राजनीतिक पार्टी, न सिर्फ कांग्रेस, एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की आंखों पे पट्टी बंधी है कि उनको हाथ बढ़ाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आओ हम मिलकर बचाएं। पर वो तो कहते हैं मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, हम सब कर लेंगे, अडानी जी कर देंगे, अंबानी जी कर देंगे। तब नहीं काम चलता। इस देश के लोग तैयार हैं, हर एक राजनीतिक दल इस देश में सेवा का काम कर रहा है। आज आप देखो यूथ कांग्रेस के लोग हर कहीं, चाहे कॉल आती है, एक ट्वीट आता है, एक एसएमएस आता है, कोशिश करते हैं कि कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। जो वो मदद कर सकते हैं, जो वो मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं, रात और दिन, खाना, पानी, दवाई, ऑक्सीजन, हर कुछ, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी। राहुल गांधी जी ने कहा कि
कुछ दिनों के लिए राजनीति साइड में रखते हैं और सिर्फ सेवा करते हैं। सोनिया जी ने कहा कि हमको सेवा करना चाहिए और आज देश की हर एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो सेवा की कमेटी के रूप में तब्दील हो चुकी है। तो आज वक्त है हम सबको मिलकर, पर उसके लिए जो सत्ता में है उनको भी थोड़ा हाथ बढ़ाना चाहिए। पर मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का अहम और उनका वहम एक भ्रम में है, वो भ्रम उनको आगे हाथ नहीं बढ़ाने देगा। पर हम फिर भी खड़े हैं और इस देश के लिए काम कर रहे हैं, करेंगे, हर वक्त काम करेंगे और टूटने नहीं देंगे, ये मैं आपसे कहता हूँ। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम लांबा जी, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के महासचिव सीताराम लांबा जी। इनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं विफल नजर आती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे नव भारत टुडे। नव भारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।